नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है आदित्य। आप देख रहे हैं एडवोकेट आदित्य यूट्यूब चैनल। जब भी एक पत्नी अपने पति के ऊपर केस दर्ज कराती है, चाहे वो केस 498A का हो, डीवी एक्ट हो या 125 सीआरपीसी हो, उसमें वो लिखवाती है कि शादी के समय मेरे पिताजी के द्वारा मेरे पति को इतने रुपए और ये सामान दान के रूप में दिए गए थे। और फिर वो कहती है कि ये सारी चीजें जो भी मेरे पति को मिली है वो मेरे स्त्री धन के अंतर्गत आती हैं और मेरे सारी स्त्री धन को मेरे पति और उसके घर वालों ने हड़प लिया है। और इस प्रकार से वो सारी चीजों को स्त्री धन कहती है और स्त्री धन की मांग करती है और इसके लिए भी केस लगा देती है। और इसके लिए भी पति के ऊपर भारतीय दंड संहिता की धारा 406 लग जाती है। लेकिन मैं कहता हूं कि ये सरासर पति के ऊपर गलत होता है और ये नाइंसाफी है, क्योंकि पत्नी जो भी चीजें मांग कर रही है, जो कह रही है कि दान के रूप में दिया गया था और उसे कह रही है कि ये मेरा स्त्री धन है, वो उसका स्त्री धन होता ही नहीं है। सिर्फ पति को बेवकूफ बनाया जाता है और पति को बेवकूफ बना के उसकी नासमझी का फायदा उठा के, क्योंकि उसे कानून का पता नहीं होता है, तथ्यों का पता नहीं होता है और वो भी समझता है कि ये सारी चीजें तो स्त्री धन के ही अंतर्गत आ रही हैं और वो चीजें वो लौटा देता है। लेकिन अगर पति चाहे तो वो चीजें नहीं लौटाए, तो ऐसे में पत्नी कुछ नहीं कर सकती है, क्योंकि जो चीजें वो कह रही है, जिन चीजों की वो मांग कर रही है, वो वास्तव में स्त्री धन के अंतर्गत आती ही नहीं है। वो चीजें दान के अंतर्गत आती हैं। दान और स्त्री धन में अंतर होता है। तो आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से पतियों को स्त्री धन के नाम पे लूटा जा रहा है और उनकी नासमझी का फायदा उठा के उन्हें ठग लिया जा रहा है, उन्हें बेवकूफ बना दिया जा रहा है। जो चीजें स्त्री धन के अंतर्गत आ ही नहीं रही हैं, उन्हें भी स्त्री धन के रूप में पति से वापस दे लिया जा रहा है और पति के अधिकारों का किस प्रकार से हनन हो रहा है। जो भी चीजें मैं आपको बताऊंगा वो एकदम जेन्युइन बताऊंगा और कानून के साथ बताऊंगा, तथ्यों के साथ बताऊंगा, तर्कों के साथ बताऊंगा। और जो भी चीजें आपको समझने को आज मिलेंगी वो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और शायद ही आपने इसके पहले ऐसा कभी सुना होगा या फिर जाना होगा। तो जो भी चीजें आज मैं आपको स्त्री धन के संबंध में बताऊंगा वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आप लोगों को उससे काफी ज्यादा नॉलेज मिलेगा। आप समझ पाएंगे कि स्त्री धन के अंतर्गत क्या चीजें आएंगी, क्या नहीं आएंगी, क्या आपको पत्नी को वापस करना है, क्या आपको पत्नी को वापस नहीं करना है। ये सारी चीजें आप समझ जाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपका सपना है कि आप जुडिशरी एग्जाम को क्लियर करके जज बने, तो अब आप अनअकैडमी की मदद से अपने इस सपने को पूरा करिए। अभी अनअकैडमी पे एक स्पेशल ऑफर चल रहा है जो 26 अक्टूबर 2021 से 28 अक्टूबर 2021 तक वैलिड रहेगा, जिसे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। अभी अनअकैडमी पे आरजेएस और एचजेएस के लिए रैपिड रिवीजन सीरीज स्टार्ट की गई है, जिसमें करण संगवान सर, वैष्णवी बंसल मैम और फैजान खान सर के द्वारा आपको नॉलेज दिया जाएगा, जिसमें टॉपिक होगा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ एचजेएस एंड आरजेएस, आरजेएस लोकल लॉ, एचजेएस लोकल लॉ। इन सारी चीज़ों का आपको ज्ञान दिया जाएगा, जो बहुत आसान शब्दों में और आसान भाषा में आपको दिया जाएगा, जिससे आपको ये सारी चीज़ें बहुत आसानी से समझ में आएंगी। और साथ ही साथ अनअकैडमी पे आरंभ किया गया है फ्री टेस्ट सीरीज फॉर आरजेएस एंड एचजेएस एग्जाम 2021। इस फ्री टेस्ट सीरीज में आप मॉक टेस्ट दे सकेंगे। ये जो आपके मॉक टेस्ट होंगे वो शेड्यूल वाइज होंगे, जिन्हें आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो अनअकैडमी के माध्यम से आप इन सारे मॉक टेस्ट को दीजिए और अपनी तैयारी को और ज़्यादा हार्ड बनाइए, जिससे कि आप अपने सपने को पूरा कर सके। और आरजेएस और एचजेएस वालों के लिए ये जो मॉक टेस्ट होंगे वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, तो ऐसे में इसे आप मिस बिल्कुल भी ना करें। अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेने का जो चार्ज है वो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। यदि सब्सक्रिप्शन लेते समय आप ESRI10 प्रोमो कोड का यूज करते हैं तो आपको 10% डिस्काउंट भी मिलेगा। अब देखिए, मैंने यहाँ पे दो चीजें लिखी है, पहला तो दान और दूसरा स्त्री धन। पत्नी जब केस करती है तो उसमें सबसे पहले लिखवाती है कि मेरे पिताजी ने मेरे पति को इतने रुपए ये सामान दान के रूप में दिया था। और उसके बाद पत्नी कहने लगती है कि ये सारी चीजें मेरी स्त्री धन के अंतर्गत आ रही हैं और स्त्री धन की मांग करने लगती है। पति को कानून का पता नहीं होता है और ऐसे में पति को ठग लिया जाता है। जो चीजें उसे देना ही नहीं चाहिए था, जो चीजें उसकी हो चुकी हैं, वो भी पति को वापस करना पड़ता है, क्योंकि पति को तो पता ही नहीं था कि दान क्या होता है और स्त्री धन क्या होता है। तो इस चीज
चीज को समझने के लिए कि क्या स्त्री धन के अंतर्गत जो आपको दान मिला है, यानी जो पत्नी कह रही है कि जो चीजें मेरे पिताजी ने मेरे पति को दान के रूप में दी थी, क्या वो दान के अंतर्गत आएंगी या नहीं आएंगी, क्या आपको वो चीजें वापस करनी है या नहीं करनी है, क्या इसके लिए आपके ऊपर केस लगेगा या नहीं लगेगा, इसे समझने के लिए सबसे पहले तो हमें जो हमारे कानून में दान की परिभाषा दी गई है और स्त्री धन की परिभाषा दी गई है, इन दोनों को समझना होगा। अगर इन दोनों को हम समझ लेंगे तो हम समझ जाएंगे सारी चीजों को और जान जाएंगे कि क्या जो चीजें पति को दान के रूप में मिली हैं वो स्त्री धन के अंतर्गत आएंगी या नहीं आएंगी, उसे वापस करना होगा या नहीं करना होगा, और जो चीजें पति को दान मिल गई हैं अगर पति उन चीजों को रख लेता है तो क्या इसके लिए केस किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है, यानी आईपीसी की धारा 406 का केस लग सकता है या नहीं लग सकता है। और मान लीजिए अगर पत्नी केस लगवा दे रही है तो ऐसे में आपको क्या करना है, किस प्रकार से आप उस केस को खत्म करा सकती हैं, ये सारी चीजें मैं आपको बारी बारी से समझाऊंगा। तो पहले तो हम समझ लेते हैं कि स्त्री धन और दान में क्या अंतर है और दोनों की जो कानून का परिभाषा दी गई है वो क्या है। सबसे पहले तो इसके लिए हम समझते हैं कि स्त्री धन क्या है और स्त्री धन की हमारे कानून में क्या परिभाषा दी गई है। तो किसी भी अधिनियम में स्त्री धन को परिभाषित नहीं किया गया है, ना हिंदू मैरिज एक्ट में, ना हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम में, किसी में भी स्त्री धन को परिभाषित ऐसे नहीं किया गया है। लेकिन हाँ, कुछ जजमेंट में जो हमारे माननीय न्यायालय हैं उन्होंने स्त्री धन को अपनी भाषा में बताया है कि ये चीजें स्त्री धन कही जाएंगी। तो देखिए, स्त्री धन के संबंध में एक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण जजमेंट आया है जो राजम्मा बनाम बरदराज लुलू के केस में आया है, जो मद्रास हाईकोर्ट के द्वारा आया है, जिसमें मद्रास हाईकोर्ट ने ये कहा है कि हिंदू स्त्री को विवाह के पहले और विवाह के समय मिले उपहार स्त्री धन होते हैं। यानी जब विवाह हो रहा होता है तो उसके पहले या फिर विवाह के समय, अब मान लीजिए विवाह से जुड़ा कोई रस्म भी है, विवाह के बाद भी, जैसे मुंह दिखाई, ऐसे ही जो भी रस्म हो, तो यानी जो विवाह से संबंधित चीजें हैं, तो विवाह के पहले या फिर विवाह के समय या फिर विवाह से जुड़े अगर किसी रस्म में जो स्त्री को सामान मिलते हैं, उपहार मिलते हैं, उसे जो सामान मिलते हैं व्यक्तिगत रूप से, वो सारी चीजें स्त्री धन के अंतर्गत आती हैं। जैसा कि कोर्ट ने परिभाषा बताया है उससे यही व्यक्त हो रहा है, यानी एक स्त्री को जो उसे पर्सनल जो भी सामान मिलता है, व्यक्तिगत जो सामान मिलता है, चाहे पति पक्ष के द्वारा मिले, पत्नी पक्ष के द्वारा मिले या फिर किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा मिले, जो विवाह के समय मिला हो, विवाह से संबंधित किसी रस्म पे मिला हो, तो वो सारी चीजें स्त्री धन के संबंध में आएंगी और स्त्री धन से ही संबंधित है। और इसी संबंध में एक और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जजमेंट आया है जो प्रतिभा रानी बनाम सूरज के केस में आया है, जिसमें कोर्ट ने ये कहा है स्त्री धन पे एकमात्र स्त्री का अधिकार होता है, यानी जो भी चीजें स्त्री धन के अंतर्गत आ रही हैं तो उस पे उसी स्त्री का अधिकार होगा जो स्त्री का स्त्री धन होगा, यानी स्त्री धन पे किसी अन्य का अधिकार नहीं होगा। अगर स्त्री धन है तो इस पे पति का भी अधिकार नहीं होगा, पति के घर वालों का भी अधिकार नहीं होगा, एकमात्र अधिकार होगा वो सिर्फ उसी स्त्री का होगा। और ऐसे में अगर पति और पति के घर वाले स्त्री धन को स्त्री से ले लेते हैं तो ऐसे में भारतीय दंड संहिता की धारा 406 की केस लग जाती है। और इसीलिए ये केस लगता है कि जब स्त्री का स्त्री धन उसके पति और पति के घर वाले ले लेते हैं तभी 406 आईपीसी का केस लग जाता है। लेकिन स्त्री धन की परिभाषा में जैसा आपने देखा जो कोर्ट ने बताया है उसमें यही चीज व्यक्त की गई है, यही चीज बताई गई है कि एक स्त्री को जो सामान मिला होता है, यानी पर्सनल उसे जो चीजें मिली होती हैं वही स्त्री के अंतर्गत आती हैं, चाहे पति पक्ष के द्वारा मिले, पत्नी पक्ष के द्वारा मिले, किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा मिले, वही स्त्री धन मानी जाएंगी। इसके अलावा किसी अन्य चीज को स्त्री धन नहीं माना जाएगा। अब हम थोड़ा सा दान की भी परिभाषा समझ लेते हैं और समझ लेते हैं कि दान किसे कहा जाता है कानून के अनुसार। तो देखिए, दान को संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 122 में परिभाषित किया गया है। इसे आप अधिनियम खोल के देख सकते हैं और अच्छे से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, जहां पे इसकी परिभाषा में ये कहा गया है किसी वर्तमान जमांग या अस्थावर संपत्ति का वह अंतरण है जो एक व्यक्ति द्वारा जो दाता कहलाता है दूसरे व्यक्ति को जो अदाता कहलाता है स्वेच्छा से और बिना प्रतिफल के किया गया हो और अदाता द्वारा या उसकी ओर से प्रतिगृहित किया गया हो। यानी देखिए, जमांग संपत्ति या अस्थावर संपत्ति, चल संपत्ति या अचल संपत्ति दोनों को दान किया जा सकता है। तो दान को जो परिभाषित किया गया है वो संपत्ति
हस्तांतरण अधिनियम की धारा 122 में परिभाषित किया गया है। और यहाँ पे यही चीज कह रहा है कि इसमें दो पक्षकार होते हैं, पहला दाता यानी जो देता है और दूसरा ग्रहण करने वाला अदाता। और दाता के द्वारा अदाता को दान जब दिया जाता है तो वो स्वेच्छा से दिया जाता है, बिना किसी प्रतिफल के दिया जाता है। जैसे हम कोई सामान खरीद रहे हैं तो हम सामान देते हैं और प्रतिफल के रूप में पैसे देते हैं, लेकिन दान में ऐसा नहीं होता है। सिर्फ दाता के द्वारा अदाता को वो चीज बिना प्रतिफल के दे दी जाती है। जैसे मेरे हाथ में ये मार्कर है, अगर मुझे इसको बेचना हो तो मैं आपको ये दूंगा और बदले में आप मुझे पैसा देंगे, लेकिन मुझे दान करना हो तो मैं आपको ऐसे ही दे दूंगा बिना किसी प्रतिफल के, तब ये कहा जाएगा कि ये दान हुआ है। अगर मैं इस मार्कर को आपको बिना प्रतिफल के अपनी स्वेच्छता से आपसे दे दूं तो ये चीज दान कही जाएगी। अगर मैं आपसे इसके बदले में पैसा लूं तो ये विक्रय कहा जाएगा। तो यही चीज दान होता है। और जब जो अदाता होता है, दाता ने जो भी चीजें उसे दिया होता है, जब उसे वो ले लेता है, ग्रहण कर लेता है, तब ये कहा जाता है कि दान हो गया और ये जो प्रक्रिया थी दान की वो पूर्ण हो गई। अब इसमें एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि दान जब एक बार दे दिया जाता है, यानी जो दाता होता है वो जब अदाता को दान दे देता है और अदाता जो होता है दान को स्वीकार कर लेता है, तो ऐसे में जो दाता होता है उसका जो अधिकार होता है उस दान पे, अब वो अधिकार समाप्त हो जाता है। अब जो दाता है वो अदाता से वो चीज नहीं मांग सकता, ना ही कोई उसका रिश्तेदार मांग सकता है। जैसे अगर मैंने आपको ये मार्कर दान के रूप में दे दिया और बाद में मैं कहूं 10 दिन के बाद कहूं कि मेरा ये जो मार्कर है तुम वापस करो, क्योंकि मैंने इसके बदले में तुमसे प्रतिफल नहीं लिया था, मैंने गलती से दे दिया था, तो ऐसा नहीं है कि आप इसे वापस करेंगे। अब इसमें आपका अधिकार हो जाएगा, आपकी इच्छा है, आप मुझे दे सकते हैं, नहीं दे सकते हैं। मैं अगर कोर्ट में भी जाके कहता हूं कि मैंने इस चीज को दान कर दिया है और अब मुझे वापस फिर से दिलवा दिया जाए, तो ऐसा नहीं है कि कोर्ट वापस दिलवाएगा। एक बार जब हम दान कर देते हैं तो वो चीज जिसे हम दान किए रहते हैं उसका उस पे अधिकार हो जाता है, अब उसे हम नहीं मांग सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे होता यही है कि पत्नी पहले कहती है दान के रूप में दिया गया है, लेकिन बाद में उसे वो अपना स्त्री धन कहने लगती है और कानून की इतनी समझ पति को नहीं होती है, लोग नहीं जानते हैं। इसकी वजह से क्या होता है कि जो चीजें वो दान कह रही है उसे भी स्त्री धन बना देते हैं, इसके लिए भी केस लगा देते हैं और इसे भी पति को वापस करना होता है। तो एक चीज आज आप स्पष्ट रूप से समझ जाइए, जो भी चीजें पत्नी दान के रूप में लिखवा रही है, चाहे फर्नीचर लिखवाए और भी सामान लिखवाए, पैसे लिखवाए, जो भी चीजें लिखवाए, वो स्त्री धन के अंतर्गत नहीं आएंगी, जैसा कि ये परिभाषा बता रहा है। अगर वो दान लिखवा देती है तो अब दान जिसे भी मिला हो, अगर पति को मिला हो, तो उन सारी चीजों पे पति का अधिकार हो जाएगा, पत्नी का उस पे कोई अधिकार नहीं रहेगा। पत्नी ना ही वापस मांग पाएगी, ना ही पत्नी का पिता वापस मांग पाएगा, क्योंकि जैसा कि दान की परिभाषा हमारे कानून में है उससे यही व्यक्त हो रहा है, ये दान जो है वो स्त्री धन के अंतर्गत नहीं आएगा। अब मान लीजिए अगर इसके लिए केस हो जाता है आईपीसी सेक्शन 406 का, तो ऐसे में आप हाई कोर्ट जा सकते हैं और यही तर्क दे सकते हैं। अगर आप ऐसा देते हैं, ये सारी चीजों को कहते हैं, तो ये जो आपके ऊपर धारा लगी है वो समाप्त हो जाएगी, मैं इसकी गारंटी ले रहा हूं, ये क्वेश्चन हो जाएगी। लेकिन लोग जाते नहीं है, समझ नहीं पाते हैं कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। लोग यही समझते हैं कि अगर मुझे दान मिला है, यानी शादी के समय अगर दान पति को मिला है तो वो भी स्त्री धन के अंतर्गत आएगा और पत्नी इसे वापस ले सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है, कानून में ऐसा प्रोविजन नहीं है। आप समझ जाइए कि जो चीजें दान आपको मिल गई है वो स्त्री धन के अंतर्गत नहीं आएंगे। अगर पति को चीजें मिली हैं तो उस पे अधिकार पति का ही होगा, पत्नी उसे नहीं मांग सकती है, स्त्री धन के अंतर्गत वो नहीं आएगा, इस पे सिर्फ पति का अधिकार होगा और इसके लिए तो केस दर्ज होगा ही नहीं। अगर दर्ज भी हो जा रहा है तो वो पेशिंग आप करा सकते हैं। तो आशा करता हूं सारी चीजों को आप समझ चुके होंगे और आगे से अगर आपको कोई बेवकूफ बनाएगा और इस प्रकार से आपके साथ धोखाधड़ी करेगा, ठगी का प्रयास करने का कोशिश करेगा, तो ऐसे में ये सारी तर्कों को आप उसके सामने रखेंगे और अपना बचाव कर सकेंगे। तो आशा करता हूं ये जानकारी आपको काफी ज्यादा पसंद आई होगी। अगर आपके मन में अब भी कोई कंफ्यूजन है या फिर आप मुझसे फोन पे बात करके अपनी कानूनी समस्या का समाधान प्राप्त करना चाहते हैं, तो इसके लिए डिस्क्रिप्शन चेक कीजिए, वहां पे बताया गया है कि आप किस प्रकार से मुझसे फोन पे बात कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं। मिलते हैं नए वीडियो के साथ अगले दिन, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।